हेलो। पीने के बाद ही पढ़ाएंगे। Yes, class. Very, very good morning, all of you. Very, very good morning of all online students. चलिए, क्या पढ़ रहे थे सर? पेपर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे। पढ़ा तो कुछ नहीं था, बस उसका मतलब समझने के लिए गए थे कि आखिर ये है तो क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये हमारे सीएमए के सिलेबस में ही क्यों है। पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों होती है, ये तो पढ़ लिया, लेकिन हमारे सिलेबस में क्यों है? क्या? हाँ जी, बोल रहे सर, नाम में इसका तो आंसर है। नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड ग्रुप में इसी से रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिएगा, हम लोगों ने जहां पे हमारी लास्ट क्लास छोड़ी थी ना, वहीं पे चल रहा हूं कि हम लोग क्या बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनता है? अगर इसकी मैं पर्टिकुलर बात करूं आप लोगों से, पर्टिकुलर का कॉलम, नेक्स्ट कॉलम किसका होगा? अमाउंट का कॉलम, राइट। पर्टिकुलर और नेक्स्ट कॉलम मैंने आपको क्या बताया? अमाउंट का। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट। यही करते हैं। इसके अंदर दो लोगों का प्रोफेशन छुपा हुआ है, सीए का भी, साथ में सीएमए का भी।
जाना किसी भी सीए के पास, जाना किसी भी सीएमए के पास, वो यही काम करता हुआ दिखेगा। अगर टैक्स का कैलकुलेशन करना है तो भी किसका पता होना चाहिए? प्रॉफिट का पता होना चाहिए, ठीक है। और बिजनेस को चेक करना है तो भी प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं किससे रिलेटेड, सीए और सीएमए का डिफरेंस, हम लोग बात करते हैं एक्सपर्टाइज की। तो अगर मैं केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बात करूं, तो जो सीए में जो आप सिलेबस परस्यू कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए रहेगा। यहां तक का कैलकुलेशन कौन करता है, यहां तक का एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है? सीएमए। और मैं अगर ओवरऑल प्रॉफिट के लिए बात करूं तो ये किसका काम होता है? सीए का। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन से ढूंढेंगे तो सही, आपको निकालना भी नेट प्रॉफिट ही पड़ेगा, बट एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको कहां पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बात सभी को क्लियर कि हमें सबसे ज्यादा कहां पे करना है? हमें सबसे ज्यादा कहां पे करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जब जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आएगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। बात आई समझ में? तो ये काम तो है हमारे सीए का, नेट प्रॉफिट का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का काम किसका है? हमारे सीएमए का। सभी को क्लियर है ये बात? नॉर्मल जो हमने कल डिस्कशन किया, उससे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव भी पता लगे, और साथ में हमें क्या पता लगा कि कहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है सीए और सीएमए में। ये वर्क करता है एक्चुअलिटी के बिहाफ पे, सीए वर्क करता है एक्चुअलिटी के बिहाफ पे, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टार्टिंग से वर्क करेगा जब तक बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस होती है? एस्टिमेशन के ऊपर। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस होती है? एक्चुअलिटी के ऊपर। वो काम के करने के पहले काम आएगा, और वो काम को करने के बाद में क्या आएगा? काम में आएगा। आई क्या बात समझ में? सिंपल सी लॉजिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सीखनी है तुम्हें, आने वाले 2-3 साल जो पढ़ोगे, 2 साल इंटर में भी पढ़ना है, फाइनल में भी पढ़ना है। हाँ जी सर, पढ़ना तो है। तो मतलब तो पता होना चाहिए ना कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जानना है ना, तो सबसे पहले किसका मतलब जानना पड़ेगा? कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, और एक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक है कॉस्ट, एक है कॉस्टिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। मार्केट में जब भी या किसी भी स्टूडेंट से मिलेंगे या एक्सपर्ट से मिलेंगे, वो न तो इसकी बात करता है न इसकी बात करता है, वो हमेशा किसकी बात करेंगे? कॉस्टिंग की। ऐसा क्या है कि केवल कॉस्टिंग की बात की जाती है? वॉट इज द कॉस्टिंग? कॉस्टिंग को जानने के लिए पहले किसको जानना पड़ेगा? कॉस्ट। एनीवन? एनी गेसेस? क्या होती है कॉस्ट? एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट। चलो देखो, ह्यूमन अपनी लाइफ में बहुत सारा वर्क करता है, कुछ तो मनी को अर्न करने के लिए, और कुछ काम करता है लव और अफेक्शन के अंदर। मतलब एक ह्यूमन अपनी लाइफ में 2 काम करेगा, एक तो मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड, और दूसरा लव और अफेक्शन की जहां पे बात आ जाती है, वहां पे किसकी बात आती है? नॉन मॉनेटरी। अब अगर आप लोगों को मॉनेटरी की मैं बात बताऊं, तो मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया
कि हर पर्सन क्या करना चाहता है, अर्न करना चाहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए काफी लोग किसकी हेल्प लेते हैं? बिजनेस की। बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है? बिजनेस होगा गुड्स को सेल करके, या फिर लोगों को क्या प्रोवाइड करवा करके, सर्विसेज प्रोवाइड करवा करके, राइट। अब तुम लोगों को गुड्स को क्या करना है, बिजनेस करना है, तो गुड्स और सर्विसेज से रिलेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले मुझे इनका क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। पहले गुड्स को बनाना पड़ेगा, सर्विसेज को क्रिएट करना पड़ेगा ना। हाँ या ना? सर्विस अवेलेबल होती है कि हाथों हाथ जाके ले लो, लेकिन जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है उसको पहले सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे मार्केट के अंदर गुड्स को क्या करना है, सेल करना है, तो पहले गुड्स को लाना पड़ेगा ना। चाहे मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनवाऊं, या मैं किसी दूसरे पर्सन से परचेस करके लाऊं और तुम लोगों को सेल करूं, अल्टीमेट मेरे को गुड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं चाहे गुड्स की बात करूं या फिर सर्विसेज की बात करूं, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोक्योरमेंट। अब किसी भी तरीके के गुड्स को अगर मुझे प्रोक्योर करना है, किसी भी तरीके के गुड्स को प्रोक्योर करना है, या किसी भी तरीके की सर्विसेज को प्रोक्योर करना है, तो उसके प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें काम में आती हैं, बताओ। बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में क्या रिप्लाई? जब मुझे किसी भी तरीके के गुड्स को प्रोक्योर करना है, तो उसको प्रोक्योर करने में कैसे वो गुड्स बनेगा, हमें किस किस चीज की नीड होगी? मटेरियल की, और लेबर की, और मशीन की। मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कैपिटल। और लास्ट में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मैनेजमेंट। अब जो लैंड है, लैंड के रिटर्न में हम लोगों को सामने वाले को क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। लेबर के केस में हमें क्या पे करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन ने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो कैपिटल के रिटर्न में क्या मिलता है, और अल्टीमेट जो लास्ट में मैनेजमेंट है उसको सैलरी भी मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। मतलब अगर मुझे किसी भी तरीके के गुड्स को या सर्विसेज को बनाना है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट लगेंगे। ये क्या है, दीज ऑल आर रिसोर्सेस। चाहे मैं नेचुरल रिसोर्सेस बोल लूं, चाहे मैं ह्यूमन रिसोर्स बोल लूं। लैंड एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, लेबर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोक्योर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेस। और उन रिसोर्सेस की मॉनेटरी वैल्यू में क्या क्या आ रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोक्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस के लिए हम लोगों को जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन सारे के सारे रिसोर्सेस की मॉनेटरी वैल्यू का टोटल, जितने भी रिसोर्सेस यूज में आ रहे हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू का टोटल क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। आई बात समझ में?
जब कभी भी किसी भी गुड का प्रोडक्शन करना है या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उस समय हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती है। उन सारे रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू का टोटल क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। बात आ गई क्या सभी के समझ में? देखो भाई, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज we need resources. The total of all resources monetary value is known as बात आ गई है सभी के समझ में? ऑनलाइन मेक अ रिप्लाई फास्ट, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा। कॉस्ट का मतलब सभी को क्लियर? जब तक इनके मतलब नहीं जानोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो भाई। सर अब ये कॉस्टिंग क्या होती है? सर कॉस्टिंग क्या होती है, चलो बता सकते हो क्या? नहीं? चलो भाई समझो। मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है शुगर। अब अगर मुझे शुगर बनानी है तो शुगर के लिए मुझे क्या लेके के आना पड़ेगा? शुगर केन। शुगर से क्या बनेगी? शुगर केन। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया। मैंने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया ओपन, जिसका नाम था डीके शुगर मिल्स। मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया। उस मैनेजर को बोला कि भाई देख, प्रॉपर प्लानिंग कर करके मुझे क्या चाहिए? शुगर चाहिए। तो बोला ठीक है सर। तो उसने काम को डिवाइड किया अलग अलग तरीके से। उसने बोला कि भैया एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट से शुगर केन परचेज करके लेकर के आएगा। शुगर केन परचेज करने के बाद उस शुगर केन से क्या बनाएगा? जूस बनाएगा। क्या बनाएगा? उस शुगर केन से जूस बनाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट जो शुगर केन का जूस आया, उस जूस के साथ डिफरेंट तरीके की प्रोसेस करके इसको छोटे छोटे किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? पार्टिकल्स। नॉर्मल सी बात है, जूस बन गया, जूस से प्रोसेसिंग होगी तब जाके शुगर बनेगी। और शुगर बनने से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि वेस्टेज में जाएंगे। जैसे मोलासेस आता है। कौन सा आता है? मोलासेस। क्या होता है? होता तो दिखता तो शहद जैसा है। मार्केट में आप जाइए, आप बोलो लोगों को कि हनी दे दो, वो आपको हनी देंगे, लेकिन वो रियलिटी में हनी नहीं होता। वो क्या होता है? मोलासेस। टीवी पे ऐड देखते हो, बोलते हैं कि शुगर इसके अंदर मिली भी नहीं है। एक्चुअलिटी में वो आपको रियलिटी में हनी नहीं दे रहे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं? मोलासेस दे रहे हैं। जब शुगर केन से शुगर बनाई जाती है तो इसमें एक लिक्विड बार आता है जिसका
रंग रूप शेप सब कुछ किसके जैसा होता है? हनी जैसा होता है। किसके जैसा होता है? हनी जैसा। और वो मार्केट में किस अकॉर्डिंग बेचा जाता है? हनी के अकॉर्डिंगली। वो होता है एक तरीके का क्या है? वेस्टेज, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। जानबूझ करके ये नहीं है कि चीनी मिलाई जाती है, वो वेस्टेज से ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस वेस्टेज को हटाओगे। उसके अलावा बीच में गुड़ भी तो बनता है, उसको भी हटाओगे, तब जाके छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर हमारे पास क्या बन करके आएगी? शुगर। तो शुगर आपको हाथ में देंगे या बैग्स के अंदर पैकिंग करके उसके बाद दी जाएगी? नॉर्मल सी बात है, पार्टिकल बनाने के बाद इसको दूसरे डिपार्टमेंट के पास क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा, जो इसको क्या करेगा? पैक करने का काम करेगा। मतलब शुगर केन से शुगर बनानी है तो मेरे कितने डिपार्टमेंट लगे? 3 डिपार्टमेंट लगे। पहले डिपार्टमेंट ने तो क्या किया? जूस बनाया। दूसरे डिपार्टमेंट ने क्या किया? पार्टिकल कन्वर्ट पार्टिकल में किया। और लास्ट वाले ने शुगर की प्रॉपर वे में क्या करी? पैकेजिंग करी। एज अ ओनर डीके शुगर मिल किसके पास जाएगा शुगर लेने के लिए? पैकिंग वाले के पास। बोलेगा बता भाई 1 kg गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी आई? क्योंकि जब तू कॉस्ट बताएगा तभी तो मैं मार्केट में जाके सेल करूंगा ना। इसने बोला सर मेरे को पता ही नहीं है, मैंने थोड़ी शुगर बनाई है, मैंने तो केवल उन पार्टिकल को क्या किया? पैक किया है। तो मैं तो आपको पैकेजिंग की कॉस्ट बता सकता हूं, उसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं बता सकता। इसने बोला पर केजी शुगर को पैक करने के लिए बोरी में डालने की कॉस्ट आई है 2 रुपी पर केजी। मैं गया पार्टिकल वाले के पास, मैंने बोला तू बता भैया शुगर की कॉस्ट कितनी आई? बोला मेरे को ये तो नहीं पता शुगर की कॉस्ट कितनी आई है, मुझे तो केवल एक चीज ये पता है कि जब मेरे पास जूस आया, उस जूस को जब मैंने पार्टिकल में कन्वर्ट किया तो पर केजी कितने रुपए का आया? 10 रुपए की कॉस्ट आई है। कितने रुपए की कॉस्ट आई है? मैं गया जूस वाले के पास, मैंने बोला परचेस करके कौन लेके आया? बोला परचेस करके भी मैं लाया, जूस भी मैंने बनाया। मैंने कहा बता कितने रुपए लगे? इसने बोला कि भैया टोटल मिलाकर के हमारे 15 रुपए लगे हैं, जिसके अंदर पर केजी शुगर केन भी आ गया और शुगर केन से जूस का क्या हो चुका है? कन्वर्जन हो चुका है। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी आई? 15, 10 एंड 2 27 रुपी पर केजी। मतलब अगर मुझे 1 kg अगर शुगर की कॉस्ट जाननी थी तो मैं अकेले किसी एक डिपार्टमेंट के पास गया या अलग अलग डिपार्टमेंट के पास गया? अलग अलग डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की क्या थी? अलग अलग कॉस्ट थी। इसका काम था जूस की प्रोसेसिंग करना, इसका काम था जूस से पार्टिकल में प्रोसेस करना, और पार्टिकल को किसके अंदर कन्वर्ट करना? पैक करने का काम था डिपार्टमेंट नंबर 3 का। मतलब अगर शुगर की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है तो मुझे अलग अलग प्रोसेस वाले के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद ही मुझे किसका पता लग सकता है? टोटल कॉस्ट का पता लग सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। क्या ये हर प्रोडक्ट में होता होगा क्या? ये तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में होता है। क्रूड ऑयल से मेरे को क्या बनाना है? पेट्रोल डीजल, तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो शुगर केन से शुगर की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। आपने देखी कि मैंने एक मिल के अंदर पूरा का पूरा वर्क किया, डीके शुगर मिल। इस मिल का कंस्ट्रक्शन आर के नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने किया था आज से 5 साल पहले। तो चलो 5 साल पहले की बात करते हैं। मैं गया, किसके पास गया? आर के कॉन्ट्रैक्टर के पास। मैंने बोला सर मेरे को एक बिल्डिंग बनवानी है, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ मशीनें रखूंगा, फ्यूचर के अंदर मैं क्या करूंगा? शुगर मिल ओपन करने वाला हूं। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे। तो आर के कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोला बता भैया तेरे पैसे कितने बनते हैं? तो इसने बोला एक काम करो, देखो मैं तुम्हें पूरे के पूरे मटेरियल की क्या बता दूंगा? कॉस्ट बता दूंगा। जितनी भी कॉस्ट होगी उसके अंदर 20% क्या कर देना? मेरा प्रॉफिट ऐड कर देना, और उतना पैसा
मुझे दे देना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, जितनी भी मेरी कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर लेना, प्रॉफिट ऐड कर देना, उतना पैसा मुझे दे देना। तो यहां पे कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया होगा, क्या मिल 2-3 महीनों में बनकर के रेडी हो जाएगी क्या, नहीं, कितने साल लगेंगे, 2 से 3 साल लगेंगे। वो काम अपने घर पर जाके करेगा या मेरे पास आकर के करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, मेरी लैंड है, मेरे पास आकर के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसने बोला कि भैया देखो, इसने बोला ये काम कितने सालों में होगा, 3 सालों में होगा, और टोटल आके कितने रुपए लगेंगे, 3 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ गया, लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग भी आ गई, फर्श के अंदर जो मार्बल और सब कुछ लगेगा, सब कुछ आ गया। तो 3 साल में मेरे को कितने रुपए दे देना, 3 करोड़ रुपए दे देना। फिर प्रॉफिट की बात अपन बाद में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या हर साल 3 करोड़ दूंगा या पूरे 3 सालों के मिलाकर के 3 करोड़ दूंगा, पूरे सालों के 3 करोड़ रुपए दूंगा, नॉर्मल सी बात है। पूरे 3 सालों के कितने दूंगा, 3 करोड़। काम के पूरा होने के बाद दूंगा या डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए लेके चलूंगा। हमने अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा है, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे जैसे ईयर कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 3 करोड़ 3 साल के, तो हर साल कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, ईयरली पेमेंट को डिवाइड करना, उस केस के अंदर हमें कॉस्ट का एक और मेथड पढ़ना पड़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आई बात समझ में, एक एग्जांपल और सुनना। मेरा काम है बस सर्विसेज का, किसका काम है, मेरा काम है, मैं चलाता हूं बस, रेगुलर वे में मेरी बस मार्केट के अंदर चलती है एज अ डिपो, 3-4 बस है। इस बस के अंदर बस की कैपेसिटी है, एक बार में मैं 100 पैसेंजर को बिठा सकता हूं। कितने पैसेंजर को बिठा सकता हूं, 100 पैसेंजर को बिठा सकता हूं। मैं यहां से चलता हूं जयपुर टू दिल्ली, कहां चलता हूं, जयपुर टू दिल्ली। मैंने बोला जो भी पैसेंजर आए कैसे भी बैठे, मैं हर पैसेंजर से 800 रुपये लूंगा। हर पैसेंजर से कितने रुपए लूंगा, 800 रुपये लूंगा। तो इस 800 रुपये के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, नॉर्मल सी बात है, मेरा कॉस्ट भी इंक्लूड होगा और साथ में मेरी क्या इंक्लूड होगा, प्रॉफिट भी। एक बस को चलाने में क्या क्या कॉस्ट आती है, ड्राइवर की कॉस्ट, कंडक्टर की कॉस्ट, फ्यूल, टायर की कॉस्ट, रिपेयर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, सारी कॉस्ट आती है। तो उस कॉस्ट का टोटल कैलकुलेशन करने के लिए हमें कॉस्ट का एक और मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, बेटा कितने मेथड बताए मैंने तुम लोगों को, 3। हर किसी के नाम के आगे क्या लिख रहा है देखना, हर किसी के नाम के आगे क्या दिख रहा है, कॉस्टिंग। बात ही तो यही कर रहे हैं, कॉस्टिंग क्या होती है। तुम्हें ये पता लग गया कि कॉस्ट क्या होती है, क्या होती है, जितने भी रिसोर्सेस लगे उन रिसोर्सेस का टोटल क्या कहलाता है, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स हैं और उसको कंट्रोल करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो क्या कहलाती है, कॉस्टिंग। आई क्या बात समझ में, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड पढ़ना पड़ा, प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड पढ़ना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड पढ़ना पड़ा, सर्विस कॉस्टिंग।
अल्टीमेट किसका कैलकुलेशन कर रहे हो? कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हो ना। तो जब मैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन की बात करूंगा तो मैं सिंपल सी बात क्या बोलूंगा? ऑल द मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ total costs and controlling costs are known as costing. Yes, all online make a reply. बात क्लियर क्या कॉस्टिंग के बारे में कि कॉस्टिंग क्या होती है? बार बार सुनते हो ना, क्या कर रहे हो? कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं। कॉस्टिंग का मतलब या तो आप कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम कर रहे हो या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हो। राइट? रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास सभी के। क्या बात है। ओके। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा इज नोन एज अकाउंटिंग। बस खत्म बात। यहां पे कौन सी अकाउंटिंग है? कॉस्ट अकाउंटिंग। जितनी भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्लासिफाई करके उसकी रिकॉर्डिंग करना और उसकी प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर record the costs in proper manner, various methods are used. These methods, those methods are known as cost accounting. राइट? आगे बात समझ में चलो। ये फिर सर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे कॉस्ट के अंदर क्या होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ costing and cost accounting are covered in cost accountancy. आई बात समझ में प्रॉपरली? ये है कॉस्ट, ये है कॉस्टिंग, ये है कॉस्ट अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये लास्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। राइट? येलो में है आपका कॉस्ट
ग्रीन में है आपकी कॉस्टिंग, ये आपकी आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग, लास्ट में आ गया आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। ड्रॉ इट फास्ट, आपको सिंगल कलर में बनाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। डन और नॉट, क्वेश्चन मेक अ फास्ट रिप्लाई। डन। चलिए एक बार वापस से लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अब सीक्वेंस में चल रहा है सारी चीज। टॉपिक का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट, फॉर estimation of cost, second for estimation of sale price, third for estimation of profit, for cost control, for cost reduction। अच्छा एक पॉइंट और नहीं है अभी इसके अंदर, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किस लिए ध्यान रखना है, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, हमेशा आता है, क्या? डिसीजन मेकिंग। किसके लिए आता है? आप भी इससे पहले फाउंडेशन के जितने भी एग्जाम ऑनलाइन हुए ना, हर बार कॉस्ट में से एक क्वेश्चन आया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, वो क्या है? फॉर डिसीजन। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? वो है डिसीजन मेकिंग। बात क्लियर सभी को? बढ़े आगे।
देखो तुमने कॉस्ट जान लिया, कॉस्टिंग जान लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग जान लिया, और साथ में अकाउंटेंसी भी जान लिया, कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी जान लिए। कॉस्ट का टाइप पता है क्या आप लोगों को? यू नो द टाइप ऑफ कॉस्ट? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। क्या होती है? मैं इनको चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करता हूं? चार कैटेगरी के अंदर सबसे पहले कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेटेबिलिटी। बात आई समझ में? कितने तरीके की कॉस्ट होती है? चार। इसके अलावा अदर्स और होती है, लेकिन बेसिकली कितने तरीकों से डिवाइड करते हैं अपन? चार। एलिमेंट के अकॉर्डिंग, वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग, और कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये नोट करना है। ओके, फॉर टुडे इट्स ओवर।